आज हम लोग क्लास 12 मैथमेटिक्स का फर्स्ट जो चैप्टर है जिसका नाम है तुमको रिलेशन एंड फंक्शन, उसका स्टार्ट कर रहे हैं। जो क्लास 12 का जो एनसीईआरटी का बुक है तुम उससे पहले बना सकते हो। उसके बाद तुम कोई भी रेफरेंस बुक हो जो कि तुमको जिसका कि प्रयोग कर सकते तुम, जैसे कि तुमको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का भी बुक आता है, उसकी भी मदद ले सकते हो उसको कुछ क्वेश्चंस को बनाने के लिए। और कोई भी रेफरेंस बुक का यूज कर सकते हो। और जो एनसीईआरटी बनाने के बाद या एग्जाम्पलर भी बना लो, उसके बाद तुम जो है राइस्ट्रल ऐप पर आकर के जो भी तुमको जेईई मेंस जेईई एडवांस इन सब के जो क्वेश्चंस होंगे और उसका जो तुमको है उसके ऑब्जेक्टिव हो सब्जेक्टिव हो, ये सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं जो कि बेहतर क्वेश्चंस हैं, जो क्वेश्चन परीक्षा में भी जो कि जेईई मेंस जेईई एडवांस इस सब में पूछे गए हैं। या तुमको जो भी प्रैक्टिस के लिए जो आवश्यक सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी दिए गए हैं जिससे कि आप बेहतर और डिफ़िकल्टी लेवल हाई के क्वेश्चंस को बना सकें, जिससे प्रैक्टिस हो सके। तो राइस्ट्रल ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके तुम उस पर भी प्रैक्टिस कर सकते हो। तो आज हम लोग इसका तो और जहाँ भी तुम लोग को इसमें दिक्कत हो पढ़ने में, जहाँ भी जो भी क्वेश्चन नहीं सॉल्व होता है, तुमको मैं जो वीडियो लेक्चर बना रहा हूँ उसमें जो कंसेप्ट के सारे जो कंसेप्ट हैं उस चैप्टर के वो तो बता दिए जाएंगे। और अगर उसके बाद ज़रूरत पड़ती है तुमको कोई क्वेश्चन तुमसे नहीं बन रहा या किसी कंसेप्ट को समझने में दिक्कत हो रही है, तो राइस्ट्रल ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके जब देखोगे तो उसमें तुमको पर्सनल कांटेक्ट का मेरा नंबर मिलेगा, ईमेल भी है, तो उस पर तुम या व्हाट्सएप नंबर है उस पर तुम हमसे संपर्क कर सकते हो और अपनी पर्सनल जो भी प्रॉब्लम है, जो भी तुम पर्सनल टाइम लेकर के भी हमसे बात कर सकते हो। उसमें लाइव क्लासेस भी होंगे, डाउट क्लासेस भी हैं उस ऐप पर, तो कंप्लीट अपनी पढ़ाई आगे बढ़ा सकते हो। तो आज का जो हम लोग अपने टॉपिक पर आते हैं जिसका नाम है, जो पहला चैप्टर है जिसका नाम है रिलेशन एंड फंक्शन। तो रिलेशन एंड फंक्शन में जो कि तुम्हारा चैप्टर जो हमारा 1 नंबर जो है दैट इज़ वो दिया गया है रिलेशन के बारे में। तो हम लोग पहले पढ़ेंगे रिलेशन। तो देख लेते हैं। रिलेशन से परिचित होगा क्लास 11 का जो देखा होगा, जो स्टूडेंट क्लास 11 में देखा होगा, सेकेंड जो चैप्टर है तुम्हारा जिसका नाम है रिलेशन एंड फंक्शन, उसी का एक्सटेंशन ये है क्लास 12 का। तो क्लास 12 में जो रिलेशन अगर नहीं पढ़ा है तो क्लास 12 में मेरा लेक्चर देखोगे, क्लास 11 का जो लेक्चर है हमारा सेकेंड जो कि राइस्ट्रल ऐप पर अपलोडेड है, उसका वीडियो लेक्चर देख सकते हो 2.1 और 2.2। तो उसमें तुमको पहला में तो कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में बताया गया है 2.1 में, 2.2 में रिलेशन के बारे में कुछ क्वेश्चंस क्लास 11 के बताए गए हैं और जो कि रिलेशन का वहीं से प्रारंभ भी होता है, स्टार्टिंग वहीं से है। तो तुम उस लेक्चर को भी देख सकते हो, राइस्ट्रल ऐप को प्ले स्टोर पर डाउनलोड करके उस पर तुमको 2.1 2.2 लेक्चर देख सकते हो उसको देखने से पहले। और उसमें तुमको मिल जाएगा क्लास 11 का जो कि मैथमेटिक्स है, उसमें 2.1 2.2 ये लेक्चर देख करके तुम उसमें जो क्लास 11 के जो रिलेशन के जो एक्सरसाइज हैं 2.1 और 2.2 उसे बना भी सकते हो। 2.1 और 2.2 में तुमको उसमें देख सकते हो, उसमें तुम्हारा जो एक्सरसाइज दिया हुआ है उसमें बना सकते हो। देर फिर फंक्शन बाद में देखोगे तो उसके बाद फंक्शन स्टार्ट करेंगे। आज का लेक्चर में रिलेशन के बारे में पढ़ाई होगी। तो हम लोग देखते हैं चैप्टर 1 क्लास 12 मैथमेटिक्स का रिलेशन एंड फंक्शन, रिलेशन एंड फंक्शन FUNCTION, रिलेशन एंड फंक्शन। तो इसमें जो पहला टॉपिक है तुम्हें जिसकी चर्चा होगी रिलेशन के बारे में, तो उसके पहले हम लोग देख देते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। तो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट, जैसे कि तुम्हारा है एक सेट है, इसको A = 1 2 3। तो अगर A मल्टीप्लाई A कार्टेशियन प्रोडक्ट A करना है तो उसका वैल्यू क्या होगा, ये सेट है तुम्हारा, तो 1 2 3 मल्टीप्लाई कर दें 1 2 3, तो इसका वैल्यू क्या होगा, ये होगा तुमको 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1 का समाप्त हो गया, 2 से स्टार्ट करो मल्टीप्लिकेशन, तो क्या हो जाएगा तुमको 2, 1, 2, 2, 2,
2,3, 3,1, 3,2 और 3,3। तो ये होगा तुमको ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ए। अब हम लोग आते हैं रिलेशन में। हम लोग डिफिनेशन लिखते हैं रिलेशन का। any subset of Cartesian product A cross A is a binary relation in set A। इसको बाइनरी से हम लोग जो कि इस चैप्टर में बाइनरी रिलेशन के बारे में ही पढ़ेंगे। तो दिस इम्प्लाई दैट आर सबसेट है तुमको A क्रॉस A का, तो ये तुम्हारा क्या हो गया, देन आर इज अ बाइनरी, देन आर इज a relation on set A। सेट ए का में एक रिलेशन होगा। तो R इक्वल्स टू 1 2 3 है तुमको, तो ये सेट ए का एक रिलेशन कहलाएगा। तो आई होप कि समझ में आ गया होगा। जैसे कार्टेशियन प्रोडक्ट करना है तो जैसे कि 1 2 जैसे ए बी, और जैसे कोऑर्डिनेट में कहते हो 1 2 और 2 1 अलग अलग है। तो लाइकवाइज 1 तुम्हारा जो है मतलब अलग है, 1 2 और 2 1 का वैल्यू अलग होता है, जैसा समझते भी होगे। कम 2.1 देख सकते हो उसमें क्लास 11 में। और ये तुम्हारा है तुमको रिलेशन का ये आ गया। तो रिलेशन कोई भी जो सेट में तुमको इसका जो ए क्रॉस ए का कोई भी सबसेट क्या बताएगा, एक रिलेशन होगा ए क्रॉस ए में। अब हम लोग आते हैं रिलेशन का, जैसे एक आधे एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे ले लेते हैं एक एग्जाम्पल से रिलेशन को देखते हैं। एग्जाम्पल चलो, तो A इक्वल्स टू है तुमको 1 2 3 4 5, अगर 5 एलिमेंट है इसमें, और एक रिलेशन हम लोग डिफाइन किए हैं ये सेट बिल्डर फॉर्म में, R इक्वल्स टू x, y सच दैट x इक्वल्स टू y प्लस 1, और जहां पर x, y बिलोंग्स टू सेट A, ऐसा। तो इसमें क्या होगा तुम्हारा, इस रिलेशन को, ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है इस रिलेशन को, इसको हम रस्टर फॉर्म में लिखना चाहते हैं। तो देखो जो कि R जो कि है तुमको x, y 1 2 3 4 5 है सेट में, तो R का वैल्यू क्या होगा, अगर x, y लिखना है तो y का वैल्यू क्या होगा, y का वैल्यू अगर 1 डालेंगे तो x का वैल्यू कितना होगा, 2 प्लस 1 प्लस 1 दैट इज 2 हो गया। और x और y जो भी होना चाहिए किससे होना चाहिए, तो इसमें जो है तुमको x y का वैल्यू 1 लिए तो x का वैल्यू 2 आ गया, फिर क्या होगा तुम्हारा 3, 2 आ गया, फिर क्या आ गया 4, 3 हो गया, फिर 5, 4 हो गया। तो ये जो तुम्हारा हो गया ये रिलेशन हो गया, ये तुम्हारा एक रिलेशन कहलाएगा। अब जो तुमको एरो डायग्राम से भी इस बात को कह सकते हैं, ये रॉस्टर फॉर्म में हो गया, और इस बात को हम लोग एरो डायग्राम से इसमें भी दिखाते हैं। जैसे यहाँ भी सेट ए ही लिखेंगे, 1 ये 2, यहाँ 3, यहाँ पर हो गया 4 और यहाँ पर 5, यहाँ पर ये हो गया सेट ए, यहाँ पर हो गया 1 2 3 4 और ये हो गया 5। तो जाहिर है कि इसमें जो है एरो डायग्राम देखेंगे 2 1, तो 2 को किससे मिलाना है हमको 1 से, फिर 3 को किससे मिलाएंगे हम लोग, 3 को हम लोग मिलाएंगे 2 से, 4 को मिलाएंगे हम लोग 3 से, और 5 को हम लोग मिलाएंगे दैट इज 4 से। तो ये तुम्हारा क्या बन गया, एक रिलेशन हो गया तुम्हारा R, एक रिलेशन हो गया। तो इसको एरो डायग्राम कहते हैं, इसको ये रोस्टर फॉर्म हुआ, ये रोस्टर फॉर्म हो गया इसका, ये हो गया रोस्टर फॉर्म, और इसको कहते हैं हम लोग एरो डायग्राम, एरो डायग्राम। इस ढंग से तुम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो रिलेशन को रिप्रेजेंट करने का क्या तरीका हुआ, एक एग्जांपल हो गया तुम्हें।
और ये जैसे कि तुम्हारा अगर सेट के लिए, तो इस तरह के जो एग्जांपल दिए हुए हैं तुमको क्लास 11 में तुमने बनाया भी होगा इस क्वेश्चन को। और अब हम लोग देखते हैं दो जो सेट है, जो ये इंट्रोडक्शन हो गया तुम्हारा क्लास रिलेशन का, क्लास 11 में जो तुमने पढ़ा। अब हम लोग देखते हैं दो जो सबसेट के बारे में जहां तक पढ़ा होगा, तो कोई भी एम्प्टी सेट जिसको कहते हैं, हर सेट के सबसेट होते हैं। किसी भी सेट के सबसेट होंगे कौन सा? एम्प्टी सेट, जिसको हम लोग फाई से डिनोट करते हैं। एम्प्टी सेट फाई इज द सबसेट ऑफ ऑल सेट्स, जिसको हम लोग यहाँ पर क्या कहें, अगर रिलेशन के वर्ड में कहें तो उसको हम लोग एम्प्टी रिलेशन कह सकते हैं। और कोई भी सेट अपने आप का सबसेट होता है, तो उसमें सारे ही एलिमेंट आ गए, तो वो क्या कहलाएगा? यूनिवर्सल सेट कहलाएगा। तो हम लोगों ने दो तरह के रिलेशन को देखा यहाँ पर। दो रिलेशन हम लोग का क्या हो गया? तो दो रिलेशन मतलब कि तुमको एम्प्टी सेट और एम्प्टी सेट हो गया, और नल सेट जिसका जो होगा तुम्हारा, तो यहाँ रिलेशन उसको कहेंगे। तो अभी हम लोग एम्प्टी रिलेशन पहले देखते हैं, उसके बाद यूनिवर्सल रिलेशन देख लेते हैं। ये दो तरह के रिलेशन पहले स्टार्टिंग क्लास 12 में यहीं से है। तो क्लास 12 का रिलेशन में पहला तो तुम्हारा डिफिनेशन है एम्प्टी सेट का। एम्प्टी रिलेशन, a relation in which no element is present, a relation in which no element is present, no element is present is called empty और void रिलेशन। एम्प्टी और void रिलेशन कहलाएगा ये, जिसमें कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं होगा। दैट रिलेशन इज कॉल्ड void रिलेशन, जिसको इट इज रिप्रेजेंटेड बाय फाई। इसको हम लोग कौन से रिप्रेजेंट करेंगे? फाई से। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय फाई, इसको पढ़ते हैं, इसको फाई से डिनोट करोगे। तो फाई जैसे है तुमको, जैसे कि एक तुम्हारे किताब में ही का ही एनसीईआरटी का ही एग्जांपल लें, उसमें दिया हुआ है तुमको 1.1 में, ए इक्वल्स टू स्टूडेंट ऑफ बॉयज स्कूल, स्टूडेंट ऑफ बॉयज स्कूल। एक रिलेशन है R इक्वल्स टू x, y such that x is sister of y, sister of y, sister of y। और जाहिर है कि x y कहाँ से आएगा? सेट A से। तो इस सेट से लेंगे x, y बिलोंग्स टू सेट A। तो जो कि x सिस्टर हो y का, तो अगर इसमें जहां तक है, ये जो तुम्हारा जो सेट दिया हुआ है, ये स्टूडेंट ऑफ बॉयज स्कूल है, तो किसी बॉयज स्कूल में दो स्टूडेंट को अगर हम लोग लेंगे एक्स वाई को, तो वो आपस में सिस्टर हो ही नहीं सकता है, कोई एक ब्रदर और सिस्टर हो ही नहीं सकता है। बिकॉज कि उसमें जब गर्ल्स के उस स्कूल में नहीं पढ़ती है, तो वो जाहिर है कि वो उसके स्टूडेंट क्या हो गए, एक दूसरे के ब्रदर सिस्टर नहीं हो सकते हैं। तो ये जो रिलेशन है, ये वॉइड रिलेशन है। क्लियरली in boys school, in boys school, no two students is brother and sister, so R is empty रिलेशन। और कैसा रिलेशन है ये? एम्प्टी या वॉइड रिलेशन है ये। तो ये तुम्हारा हो गया, इसलिए ये कैसा हो गया? इसको फाई कह सकते हो, ये तुम्हारा नल रिलेशन हो गया। तो इसको हम लोग आर इज इक्वल टू क्या लिख देते हैं इसको, ये तुम्हारा इसमें कोई एलिमेंट ही नहीं, दैट इज फाई। तो ये समझ में आ गया होगा, जिसमें कोई भी एलिमेंट हो ही नहीं सकता है। तो तुमको ये हो गया रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन एक होता है।
यूनिवर्सल रिलेशन। The relation in which all the elements of A cross A is present, then R is called universal relation in set A। तो जबकि उसमें सारे जो कि हो जाएंगे तो वो यूनिवर्सल रिलेशन कहलाएंगे। जैसे कि एक एग्जांपल, उसी जो एग्जांपल 1.1 तुम्हारा जो एग्जांपल दिया हुआ है उसी में तुम्हारा दूसरा क्वेश्चन जिसको R डैश से डिनोट किया गया किताब में, उसी एग्जांपल को हम लोग लेते हैं बुक से ही। तो R डैश इज, इसमें सेट दिया गया है A इक्वल्स टू स्टूडेंट ऑफ बॉयज स्कूल ही लीजिए, बॉयज स्कूल। चलिए, तो इसमें R डैश बराबर हो गया x, y सच दैट द डिफरेंस ऑफ हाइट इज लेस देन 3 मीटर और x, y बिलोंग्स टू A। तो जिसमें जो पर्सन है, किसी दो पर्सन को तो 3 मीटर कितना हाइट होता होगा, तो 3 मीटर का मतलब हो गया तुमको देख सकते हो ये तुम्हारा जो कि जिस रूम में हम खड़े हैं, जनरली रूम की हाइट क्या होती है, रूम की जो हाइट होती है 3 मीटर के जस्ट एबव होता है, 3 मीटर के आसपास होती है एक रूम की हाइट जो नॉर्मल रूम होते हैं। तो दो व्यक्ति को अगर हम लोग लें, दो स्टूडेंट का, यहाँ पर जो स्टूडेंट लिए हम लोग, किसी दो स्टूडेंट को सेलेक्ट करें तो उन दोनों का हाइट का डिफरेंस क्या इस रूम के हाइट से क्या होगा, कभी भी अधिक हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता, उससे कम ही होगा। इससे क्या होगा, हाइट इज लेस देन दिस, जो है 3 मीटर से लेस होना चाहिए। तो कोई भी दो स्टूडेंट को सेलेक्ट करेंगे तो किसी का तो हाइट भी इतना नहीं होता इस रूम के बराबर, तो उसका डिफरेंस जब दूसरे को घटाएंगे तो वो कभी भी क्या रहेगा, तो उसमें 10 मीटर 3 मीटर से कम ही होगा। तो जब 10 मतलब कि किसी एक नॉर्मल हाइट क्या हो सकता है तुमको 175 सेंटीमीटर, मतलब 1 मीटर 75 सेंटीमीटर, और एक मैक्स मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा 2 मीटर जाएगा, 1 मीटर शायद हाईएस्ट जो है तुम्हारा 1 मीटर 90 सेंटीमीटर तक कोई पर्सन का है। तो और दूसरा पर्सन का हाइट उसमें घटाना भी है अभी, तो जाहिर है कि वो 3 मीटर से तो लेस ही होगा। तो इसका मतलब ये निकला कि R डैश जो है तुम्हारा, ये जो R डैश है तुम्हारा, ये क्या होगा, इसमें सारे एलिमेंट आ जाएंगे, जितना भी एक क्रॉस एक एलिमेंट है सारे एलिमेंट होंगे। The difference of height of two person, the difference of height of two persons is always less than 3 meters. So this is, so the relation R dash, so the relation R dash is universal relation, is universal relation। तो ये यूनिवर्सल रिलेशन होगा बिकॉज किसमें सारे एलिमेंट आ जाएंगे। तो एक ये जो एग्जांपल तुम्हारा जो लिया गया था एनसीईआरटी बुक का ही था। एम्प्टी रिलेशन क्या हुआ, जिसमें कि क्या हुआ, कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं हो और कोई भी सेट फाइव जिसको डिनोट करते हैं, फाइव इज एलिमेंट ऑफ फाइव सबसेट ऑफ ऑल द सेट, सो इट इज एम्प्टी रिलेशन, उसमें एक होगा। और यूनिवर्सल रिलेशन, कोई भी सेट अपने आप का रिलेशन सबसेट होता है तो वो जो रिलेशन होगा दैट इज यूनिवर्सल रिलेशन। जैसा कि इस एग्जांपल से भी देखा कि इसमें जो है एक एग्जांपल दिया गया तुमको एम्प्टी, ये तुम्हारा बुक का ही एग्जांपल था और जाहिर है कि उसी बुक से एनसीईआरटी बुक का ही एग्जांपल दिया हुआ था। अब हम लोग आते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन में आते हैं, जो कि इस जो रिलेशन जो चैप्टर है उसके मुख्य जो कि
पोर्शंस हैं जो कि सारे क्वेश्चंस में तुमको जो कि ज़्यादा यूज में आएगा, उसमें तुमको इसमें जो है रिलेशन के टाइप बताए गए हैं। रिलेशन के टाइप में है तुमको जैसे कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव और इक्विवेलेंस रिलेशन। तो पूरे जो चैप्टर्स हैं इसी पर बेस्ड हैं ज़्यादातर। क्वेश्चन जो आते हैं, तो क्वेश्चन जो दिए गए हैं इन्हीं 4 डिफिनेशंस पर बेस्ड है। तो इन 4 डिफिनेशंस को ठीक से देखो और इसको समझने की कोशिश करो, उसके बाद लॉजिकली उसको रिलेट करो, क्वेश्चंस तुम्हारे बन जाएंगे। तो मैं उसका समझाने की कोशिश करता हूँ, कुछ क्वेश्चन भी मैं इस लेक्चर में बता दूंगा। तो अब पहला जो है टाइप्स ऑफ रिलेशन में पहला कौन सा मैंने कहा कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन को हम लोग देखते हैं। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन the relation on set A, the relation on set A in which A comma A belongs to R, A comma A R में प्रेजेंट, रिलेशन में R में प्रेजेंट हो, ये for all A belongs to A, सारे ए के लिए जो कि एक मतलब जो ए में सेट ए में हो, देन आर इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन ऑन सेट ए। तो आर क्या होगा, सेट ए पर रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। जैसे कि एक एग्जांपल से इसको देखते हैं, समझने का कोशिश करते हैं, तो उसी से एक्सप्लेन भी होगा तुम्हारा ये, और भी थ्योरी में डिफिनेशन क्लियर होगा क्या कहना चाह रहे हैं। जैसे एक सेट लेते हैं A इक्वल्स टू 1 2 3, तो A क्रॉस A में, इसमें जब रिलेशन लेंगे A क्रॉस A में, तो A क्रॉस A में एक रिलेशन क्या होगा, R इक्वल्स टू हम लोग ले लें, तो इसमें कहा गया है कि तुमको रिफ्लेक्सिव होने के लिए A कॉमा A, मतलब कि 1, यहाँ A का वैल्यू जैसे 1 लिया हमने, तो 1 कॉमा 1 ये होना ही चाहिए। दूसरा 2 कॉमा 2 भी होना ही चाहिए, जितने भी इक्वल हैं अगर, और 3 कॉमा 3 भी होने चाहिए। अगर किसी भी इन तीनों में से हम छोड़ देते किसी को, क्योंकि यहां पर लिखा हुआ फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, जो तुम्हारा जो सिंबल जो दिया गया है ए कॉमा ए के बाद जो लिखा हुआ है तुमको भी टाइप का जो कट किया, तो वो सभी के लिए लागू होता है, नॉट टू अगर किसी एक के लिए नहीं, बल्कि फॉर ऑल एलिमेंट, मतलब 1 1 के लिए भी, 2 2 3 3, किसी एक को भी, और इसके अलावा भी आप एलिमेंट ले सकते हैं। ऐसा नहीं जिसको रहना मस्ट है रिफ्लेक्सिव होने के लिए, और कोई भी इसके अलावा जैसे 1 2 ले लें, तो 1 2 3 ले लें, तो दैट इज ऑल्सो ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन। आप इक्वल वाला लेना मस्ट है, लेकिन दूसरा लेना है या नहीं लेना है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है उसको। तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना जरूरी था कि 1 1 2 2 और 3 3, इन तीनों में से किसी एक को भी छोड़ देते हम, 2 को ले भी लेते, तब भी ये रिफ्लेक्सिव नहीं होता, क्योंकि सभी एलिमेंट को इक्वल वाले को होना आवश्यक है। तो ये रिलेशन का डिफिनेशन समझ में आ गया होगा। अब जैसे कि एक हम लोग कहते हैं, एक एग्जांपल और भी दे सकते हैं, दूसरा एग्जांपल है तो हो सकता है तुमको सेकेंड नंबर एग्जांपल जैसे देखते हैं कि एग्जांपल एक जैसे ले सकते हैं 2 नंबर करके, इसको एग्जांपल 1 हो गया तुम्हारा, जैसे इसके रूप में। अगर लैंग्वेज के रूप में देखना चाहते हैं, द रिलेशन आर इक्वल्स टू पैरेलल, आर ए सेट में दे देते हैं ए इक्वल्स टू set of lines in a plane, set of lines in a plane, straight line, I mean lines का मतलब यहाँ पर straight line। तो R इक्वल्स टू यहाँ पर होगा L1, L2 such that L1 is parallel to L2, L1 is parallel to L2, और जहाँ पर L1, L2 belongs to A है। तो इस रिलेशन में, ये रिलेशन क्या रिफ्लेक्सिव है या नहीं, ऐसा पूछा जा रहा है।
तो ये रिलेशन भी क्या होगा, ये जब ए लाइन इज पैरेलल टू इटसेल्फ, ए लाइन एल, यहां पर लिख देते हैं इसका, ए लाइन एल इज पैरेलल टू बी इटसेल्फ, पैरेलल टू इटसेल्फ, पैरेलल टू इटसेल्फ, itself, so L comma L belongs to R, for all L belongs to A, so R is reflexive relation, R is reflexive relation। तो ये तुम्हारा समझ में आ गया होगा कि ये जो पैरेलल है तुम्हारा, ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। तो दूसरा देखने का कोशिश करते हैं, इसी सेट में ए बराबर सेट ऑफ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन इन प्लेन, इसी में आते हैं, इसी प्लेन में सेट करते हैं। आर इक्वल्स टू अगर लिख लें L1 कॉमा L2 सच दैट L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, परपेंडिकुलर टू L2 और L1 कॉमा L2 बिलोंग्स टू A। तो क्या ये जो रिलेशन है ये तुमको क्या हो गया, क्या ये रिफ्लेक्सिव है? तो इसका जाहिर है कि आंसर है कोई लाइन क्या अपने आप के परपेंडिकुलर हो सकता है, पैरेलल तो हो सकता है बट परपेंडिकुलर नहीं हो सकता है। ये लाइन इज नॉट, ए लाइन इज नॉट परपेंडिकुलर टू इटसेल्फ, नॉट परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर टू इटसेल्फ, so L comma L doesn't belongs to R, hence R is not reflexive relation, R is not reflexive relation। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन का माइंड में देखो एडजस्ट करो क्या हो रहा है कि सारे जो कि इक्वल वाले होने चाहिए। जैसे एक हमने एक एग्जांपल दिया इस सेट के रूप में इस ढंग से, दूसरा हमने दिया जिसमें कि 1 1 2 2 और 3 3 1 2 3 थे, तो वो होने चाहिए। किसी स्ट्रेट लाइन के सेट में जो एक कोई लाइन अपने आप के पैरेलल है, कोई ट्रायंगल अपने आप के कॉन्ग्रुएंट होगा, तो वो कोई ट्रायंगल का सेट है तो वो कॉन्ग्रुएंसी क्या हो गया तुम्हारा, एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाएगा। और जहां पर भी स्ट्रेट लाइन के केस में जैसे है तुम्हारा परपेंडिकुलर जब होगा तो वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा। तो मुझे उम्मीद है कि तुमको ये डेफिनेशन से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं सिमेट्रिक रिलेशन, तो इसको नोट डाउन कर सकते हो। रिफ्लेक्सिव रिलेशन के क्या होना चाहिए कि ऑल ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर रिलेशन में होना चाहिए, सभी इक्वल वाले। और जैसे कि मैंने बताया कि पैरेलल जो है तुमको स्ट्रेट लाइन के सेट में क्या है, एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, लेकिन परपेंडिकुलर रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है, परपेंडिकुलर उसमें रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। चलो अगला है तुमको ये रिफ्लेक्सिव, अब है सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन a relation in which x comma y belongs to R, x y belongs to A, then y comma x belongs to R, the relation R is symmetric relation, तो ये तुमको डिफिनेशन बताया गया जिसको हम लोग कि अगर यदि तुमको एक्स वाई रिलेशन में रहे तो वाई एक्स अगर उसमें, तो वाई एक्स को भी उसमें रहना होगा अगर उसे सिमेट्रिक होना है।
अगर एक्स वाई है तो उसका जो उल्टा है वाई एक्स भी उस रिलेशन में रहे, देन आर इज अ सिमेट्रिक रिलेशन। तो इसको हम लोग सिमेट्रिक रिलेशन कहेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग देख सकते हैं इसको, जैसे कि सेट हम लोग जो ले रहे थे, एग्जाम्पल लिखते हैं आर ए इक्वल्स टू 1 2 3 ही ले लें, 1 2 3। तो ए क्रॉस ए का इसमें आर लेते हैं, जैसे कि 1 1 ले लिया हमने, तो ये क्या होगा तुम्हारा 1 1 का उल्टा तो 1 1 रिपीट करके सेट में नहीं लिखा जाता है, दोबारा नहीं लिखेंगे, तो इसका मतलब इसका उल्टा तो है ही। 1 2 हमने लिखा और 2 3 लिखा और 2 1 लिख दिया, तो क्या ये सिमेट्रिक है? तो सिमेट्रिक 1 1 का उल्टा तो 1 1 ही हुआ, ये तो ठीक है। 1 2 का उल्टा 2 1 तो हो गया, लेकिन 2 3 का उल्टा 3 2 अभी तक नहीं है मेरे पास। तो जब तक ये देखो, तो अगर एक में एक का उल्टा मिल जाए तो ऐसा नहीं कि सिमेट्रिक हो जाएगा ये। हमको हर किसी, अगर एक्स वाई है तो 1 2 है तो 2 1, या 2 1 है तो 1 2, ये तो मिल रहा है, लेकिन इसका भी उल्टा होना चाहिए तभी ये सिमेट्रिक होगा। एक का अगर मतलब रिवर्स एक्स वाई वाई एक्स, मतलब अगर 3 2 है तो 2 3 को होना पड़ेगा, या 2 3 है तो 3 2 को भी होना पड़ेगा, सारे जगह पे ये ठीक होगा तभी ये सिमेट्रिक होगा। तो सिमेट्रिक है ये तुम्हारा, ये सिमेट्रिक का एग्जांपल हुआ बिकॉज कि सारे का उल्टा प्रेजेंट है, 3 2 का 2 3, और अगर 1 2 का 2 1 है बट 3 2 का 2 3 नहीं है तो फिर सिमेट्रिक नहीं होगा। ये सबों के लिए सिमेट्रिक होना चाहिए, तो ये रिलेशन क्या हो गया? सिमेट्रिक हो गया। अब जैसे कि कहते हैं हम लोग, अगर सेट इन द सेट ऑफ स्ट्रेट लाइन, और जैसे कि तुम्हारे लेते हैं ए इज इक्वल टू सेट ऑफ, दूसरा एग्जांपल है सेट ऑफ स्ट्रेट लाइन इन ए प्लेन आर इक्वल्स टू L1, L2 सच दैट L1 इज परपेंडिकुलर टू L2 और L1, L2 बिलोंग्स टू R। तो ये जो तुम्हारा रिलेशन है ये कैसा रिलेशन होगा? परपेंडिकुलर जो है तुम्हारा क्या सिमेट्रिक होगा? ये सिमेट्रिक होगा, क्योंकि इफ L1, L2 belongs to R, this imply that L1 is perpendicular to L2. L1 is perpendicular to L2, इसके परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब तो L2 is perpendicular to L1, L2 is perpendicular to L1, तो this implies that कौन सी L2, L1 belongs to R, hence R is सिमेट्रिक रिलेशन, आर इज सिमेट्रिक रिलेशन। ये सिमेट्रिक रिलेशन होगा क्योंकि परपेंडिकुलर होगा, पैरेलल भी सिमेट्रिक है, क्योंकि अगर कोई लाइन पर L1 L2 के पैरेलल है तो L2 L1 के पैरेलल है, इट मींस कि वो भी सिमेट्रिक होगा। तो ये बात समझ में आ गया होगा कि ये तुमको क्या हो गया, एक सिमेट्रिक रिलेशन हो गया। और अगर तुमको मतलब क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया तुम्हारा, परपेंडिकुलर भी तुम्हारा सिमेट्रिक रिलेशन में आता है, और परपेंडिकुलर के साथ साथ पैरेलल भी तुम्हारा क्या है, स्ट्रेट लाइन के सेट में एक सिमेट्रिक रिलेशन का एग्जांपल होगा। तो सिमेट्रिक रिलेशन के लिए क्या होना चाहिए कि यदि ए बी है तुम्हारा तो बी ए को भी होना चाहिए, एक्स वाई है तो वाई एक्स होना चाहिए, तो ये सिमेट्रिक रिलेशन होगा। तो ये समझ में तुम्हें आई होप कि आ गया होगा। और भी कुछ क्वेश्चंस बनाओगे, सारे चैप्टर्स जो तुम्हारे अधिकांश जो प्रश्न है इसी सब पर बेस्ड है, तो डिफिनेशन को माइंड में लाओ धीरे धीरे और उस पर वर्क करोगे तो समझ में आ जाएगा। अब तीसरा तुम्हारा है दैट इज ट्रांजिटिव रिलेशन। तीसरा तुम्हारा है ट्रांजिटिव रिलेशन। A relation in set A in which AB belongs to R and BC belongs to R, where A, B, C belongs to A,
belongs to R, then R is transitive relation if AC belongs to R. AB और BC दोनों क्या होगा, रिलेशन R में हो तो AC भी उसमें होना चाहिए, तभी ये क्या कहलाएगा, ट्रांजिटिव रिलेशन कहलाएगा। ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए क्या जरूरी है, AB एंड BC हो तो AC को उसमें होना चाहिए, और अगर AC नहीं है तो इसका मतलब वो ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं होगा। तो ये तुम्हारा जैसे कि एग्जांपल के रूप में लेते हैं, A बराबर जैसे हो गया 1 2 3, तो R इज इक्वल टू जैसे 1 1 हो गया, 2 2 हो गया, तो इससे तो कोई दिक्कत नहीं। जैसे 1 2 है और 2 3 है तो आपको 1 3 को होना ही चाहिए। जैसे कि AB BC है तो AC को होना चाहिए, आपको हर जगह देखना। जैसे 1 3 तो कोई 3 से शुरू हो रहा है तो यहाँ 3 से शुरू नहीं हो रहा, तो मतलब कहीं पे अब दिक्कत नहीं। AB है तो BC, आपको हर जगह पेयर देखना होगा। तो कहीं पर अगर पेयर का एक जगह सही भी हो रहा है, दूसरा जगह वायलेट हो जाएगा। AB एंड BC हो, दूसरा जगह कहीं AC नहीं मिले, तो एक जगह मिल गया, अगर एक भी जगह ब्रेक हो गया तो वो ट्रांजिटिव नहीं कहलाएगा। तो हर जगह आपको बारीकी से चेक करना होगा कि वो ट्रांजिटिव, अगर सिर्फ AB है और BC है ही नहीं तो वो भी ट्रांजिटिव का एग्जाम्पल हो। जैसे मैं ये कहना चाहता हूं R बराबर जैसे 1 1 और 1 2, ये भी एक ट्रांजिटिव है। क्योंकि 1 1 और 1 2 है तो 1 2 के बाद 2 3 आपके पास नहीं है तो आप 1 3 भी नहीं खोजेगा। इट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रांजिटिव रिलेशन। ये बात कंफ्यूजन ध्यान रखे। यदि मैं कहना ये चाहता हूं इफ AB एंड BC बोथ आर प्रेजेंट इन रिलेशन देन AC मस्ट बी प्रेजेंट, और अगर AB है BC है ही नहीं तो आपको AC की जरूरत भी नहीं है, तो ये ट्रांजिटिव तब भी हो जाएगा। वो इस प्रकार से क्या होगा, ये ट्रांजिटिव रिलेशन का एग्जांपल ये हो गया तुम्हारा। जैसे कि कह सकते हैं पैरेलल के केस में, जैसा कि हमारा जो एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं पैरेलल या परपेंडिकुलर के केस में। पैरेलल के केस में पहले देखते हैं, इन द सेट ऑफ स्ट्रेट लाइन, इन द सेट ऑफ स्ट्रेट लाइन पैरेलल is transitive relation, parallel is transitive relation। कैसे ट्रांजिटिव होगा, देखो मैंने कहा कि पैरेलल ट्रांजिटिव रिलेशन होगा कि अगर जैसे L1 इज पैरेलल टू L2, L1 मतलब ट्रांजिटिव रिलेशन। जैसे कि इसको यहां पर एक्सप्लेन कर देते हैं, देखो इफ L1 इज L1 L2 बिलोंग्स टू R, दिस इंप्लाई दैट L1 इज पैरेलल टू L2, तो L1 पैरेलल है L2 के, L2 L3 belongs to R, this implies that L2 is parallel to L3, तो L2 पैरेलल टू L3। तो 1 और 2 से क्या नजर आता है, L1 L2 के पैरेलल है, L2 L3 के पैरेलल है, तो फ्रॉम 1 and 2 L1 पैरेलल L3, L1 L2 के पैरेलल, जैसे L1 ऐसे होगा, L2 तो L3 तीनों पैरेलल है तो ऐसा ही होगा। तो इस तरह से क्या होगा, L1 पैरेलल, दिस इंप्लाई दैट पैरेलल इज ट्रांजिटिव, पैरेलल इज ट्रांजिटिव इन सेट ऑफ स्ट्रेट लाइन इन ए प्लेन। तो ये सेट ऑफ स्ट्रेट लाइन में क्या होगा, ट्रांजिटिव होगा। L1 पैरेलल है L2, L2 पैरेलल है L3 के, तो L1 L3 भी आपस में पैरेलल होगा। तो L1 L2 है, L2 L3 है, तो L1 L3 को प्रेजेंट होना ही पड़ेगा। इसका मतलब ये ट्रांजिटिव होगा। क्या परपेंडिकुलर भी ट्रांजिटिव होगा स्ट्रेट लाइन के सेट में? तो जाहिर है कि अगर L1 परपेंडिकुलर है L2 के, जैसे देखो परपेंडिकुलर जो है, परपेंडिकुलर इज नॉट ट्रांजिटिव। अगर L1 लाइन ये है, तुमको L1 है ऐसे, ये L1 है, L2 अगर परपेंडिकुलर है और L2 परपेंडिकुलर है L3 के, अगर L1 L2 है, L2 L3 भी है, तो L2 परपेंडिकुलर तो L1 L3 पैरेलल हो जाएगा। तो इसका मतलब होगा कि L1 L2 होगा, L2 L3 होगा, तो L1 L3 कभी नहीं होगा, क्योंकि L1 L3 परपेंडिकुलर है ही नहीं, तो कैसे होगा वो?
तो परपेंडिकुलर जो केस आया हम लोग का वो ट्रांजिटिव नहीं है। स्ट्रेट लाइन के केस में, स्ट्रेट लाइन के सेट में परपेंडिकुलर L1 L3 जो है तुम L मतलब कि L1 L3 के पैरेलल हो जाता है, तो L1 L2 के परपेंडिकुलर है, L2 L3 के परपेंडिकुलर है, तो L1 L3 के परपेंडिकुलर नहीं होगा, इसलिए परपेंडिकुलर जो है तुमको कैसा नहीं होगा, ये तुमको ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं होगा। तो क्या सीखा कि अगर AB और BC दोनों प्रेजेंट रहे रिलेशन में और AC भी हो तो उसे हम लोग कहेंगे ट्रांजिटिव रिलेशन, अदरवाइज उसे ट्रांजिटिव नहीं कहेंगे। तो ट्रांजिटिव, अब जब तुमको आ रहा है इक्विवेलेंस रिलेशन, तो इक्विवेलेंस रिलेशन उसी तीनों पर बेस्ड है कि अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों होता है तो वो इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन the relation are in set A is reflexive, symmetric and transitive, then R is an equivalence relation, and equivalence relation in set A, R is equivalence relation in set A। तो R जो है तुमको इक्विवेलेंस रिलेशन होगा सेट A में। जब क्या हो, R तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा हो जाएगा सेट A में इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। जैसे तुम्हारा जब रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा, तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। जैसे एक आध एग्जाम्पल के द्वारा देखते हैं इसको। इक्विवेलेंस रिलेशन का डेफिनेशन लिख लो, मैं ऊपर क्वेश्चन को मिटा के ही लिख देता हूँ। जैसे कि सेट इसको प्रूव करते हैं, देखते हैं कुछ क्वेश्चन बनाते हैं। जैसे एग्जाम्पल नंबर 2 में भी है तुम्हारा, जैसे कि और भी वहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है जैसे इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करने के लिए, जिसका डेफिनेशन देख लो। मैं इसमें तो कोई नया नहीं है, रिफ्लेक्ट तीनों प्रूव करेंगे। जो तीनों होगा तो वो क्या हो जाएगा, जैसे पैरेलल है स्ट्रेट लाइन के सेट में, पैरेलल क्या था तुम्हारा, पैरेलल तुमको रिफ्लेक्सिव भी था स्ट्रेट लाइन के सेट में, सिमेट्रिक भी था और ट्रांजिटिव भी था पैरेलल। तो जब तीनों है तो वो क्या होगा, पैरेलल इन द सेट ऑफ स्ट्रेट लाइन। जैसे एग्जांपल एक लिख लेता हूं, वहीं पर लिखना चाहोगे तो जस्ट इन द सेट ऑफ स्ट्रेट लाइन पैरेलल इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो चलो देखते हैं, कुछ क्वेश्चंस बनाते हैं। जैसे एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है तुम्हारा, एग्जाम्पल 2 नंबर देखते हैं, एग्जाम्पल 2। A इक्वल्स टू सेट ऑफ ट्रायंगल्स है, सेट ऑफ ट्रायंगल्स। तो क्वेश्चन किताब में देख सकते हो, किताब में खोल के देख लो। T1, T2 सच दैट T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2, दोनों का कॉन्ग्रुएंट अगर है तो वो रिलेशन में रहेगा। तो क्या ये जो तुमको ये इक्विवेलेंस रिलेशन को प्रूव करना है कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो इक्विवेलेंस रिलेशन को जब हम लोग प्रूव करने का स्टार्ट करेंगे तो क्या लिखेंगे यहां पर, एनी ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू इटसेल्फ। जाहिर कॉन्ग्रुएंट का मतलब समझता होगा, जो कौन कौन थ्योरम है, SSS तुम्हारा, SAS, ASA, RHS, तो ये सब जो तुम्हारा है, तो कोई भी ट्रायंगल क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट टू इटसेल्फ होता है। सो T, T belongs to R for all T belongs to A, hence R is reflexive relation in set A। और क्या है तुमको, रिफ्लेक्सिव रिलेशन है सेट A में।
तो ये हो गया तुम्हारा रिफ्लेक्सिव का डिफिनेशन हो गया। अब है सिमेट्रिक का। इफ क्या लिखते हैं, इफ सिमेट्रिक प्रूव करके देखते हैं। इफ T1, T2 बिलोंग्स टू R, दिस इंप्लाई दैट T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2, T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2, T1 T2 के कॉन्ग्रुएंट है। दिस इंप्लाई दैट T2 इज कॉन्ग्रुएंट टू T1, दिस इंप्लाई दैट T2, T1 बिलोंग्स टू R। ये T2, T1 बिलोंग्स टू क्या होगा, R। तो T1 T2, अगर T1 T2 के बिलोंग्स है, T1 T2 के में है, T2 T1, तो T2 T1 भी होगा ही होगा रिलेशन में। हेंस R इज सिमेट्रिक रिलेशन, R इज सिमेट्रिक रिलेशन। तो सिमेट्रिक हो गया। अब हम लोग आते हैं ट्रांजिटिव प्रूव करते हैं। ट्रांजिटिव प्रूव करते हैं। देखो, इफ यहीं से लिखते हैं, इफ T1 T2 बिलोंग्स टू R, दिस इंप्लाई दैट T1 कॉन्ग्रुएंट का साइन ही देते हैं, कॉन्ग्रुएंट T2। चलो मैथमेटिक्स में कॉन्ग्रुएंट का साइन जानता ही होगा। T2 T3 बिलोंग्स टू R, T2 कॉन्ग्रुएंट किसके हो गया, T3 के। तो दिस इंप्लाई दैट T1 T3 का कॉन्ग्रुएंट हुआ, T1 T2 के कॉन्ग्रुएंट, T2 T3 के, तो T2 T3 के कॉन्ग्रुएंट होगा ही होगा। फ्रॉम वन एंड टू ये कंक्लूजन निकल रहा है, फ्रॉम वन एंड टू, ऐसा दे दो, फ्रॉम वन एंड टू ये कॉन्ग्रुएंट हुआ। तो इसका जब कॉन्ग्रुएंट हुआ तो T1 T3 रहेगा ही रहेगा, अगर कॉन्ग्रुएंट है तो उसे तो रहना ही है। हेंस R इज ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन। इफ एज R is reflexive, symmetric and transitive, so R is an equivalence relation, R is an equivalence relation। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। तो R इक्विवेलेंस रिलेशन हुआ बिकॉज कि R, तुमको देखो यहाँ पर मैंने क्या किया, कोई भी ट्रायंगल अपने आप के कॉन्ग्रुएंट होता है तो ये रिफ्लेक्सिव हो गया। अगर T1 T2 के कॉन्ग्रुएंट है तो T2 T1 के कॉन्ग्रुएंट होगा ही होगा, तो वो सिमेट्रिक होगा। T1 T2 का कॉन्ग्रुएंट है, T2 T3 कॉन्ग्रुएंट है तो T1 T3 के कॉन्ग्रुएंट हो ही जाएगा, तो वो ट्रांजिटिव हुआ। इस प्रकार से ये जो रिलेशन R है, जो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट इन द सेट ऑफ ट्रायंगल इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, ये प्रूव हो गया तुम्हारा। तो ये एग्जाम्पल नंबर 2 था तुम्हारा। इस टाइप से एक एग्जांपल में दिया हुआ है तुमको, इन द सेट ऑफ इंटीजर प्रूव्ड करें कि हम लोग a माइनस बी जो है तुमको इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। देखो जैसे कि लिखने के लिए सीख जाओगे तो इसमें जल्दी बन भी जाएगा। एक आध और एग्जांपल देख लेते हैं जिससे कि कुछ क्लियरिटी हो जाएगा। तो है डिफिनेशन को बढ़िया से देखो, एक्सरसाइज भी बनाने का कोशिश करेगा। तो A बराबर लिख लो इन द सेट ऑफ Z कह सकते हैं, R इक्वल्स टू A कॉमा बी सच दैट A माइनस बी इज डिविजिबल बाय 4, डिविजिबल बाय 4, और A कॉमा बी बिलोंग्स टू Z, इंटीजर का सेट में है। इंटीजर का सेट, इंटीजर का सेट तो जानते हैं Z को कहते हैं हम लोग। तो ये क्या इक्विवेलेंस रिलेशन है, इसको प्रूव कीजिए। Is R an equivalence relation? Is an equivalence relation? या प्रूव किए कि इक्विवेलेंस रिलेशन तो खैर हो जाएगा और मुझे तो पता है। तो ये तुम्हारा क्वेश्चन हो गया तुम्हारा। इसका आंसर देखते हैं। तो a माइनस बी, तो हम लोग को तो पहले रिफ्लेक्सिव के लिए a कॉमा ए प्रूव करना था। a माइनस ए इक्वल्स टू 0, 0 इज डिविजिबल बाय 4, 0 इज डिविजिबल बाय 4. This imply that A comma A belongs to R, so R is reflexive relation. R क्या होगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। ये तुमको इसका रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। तो अब है तुमको A comma B belongs to, रिफ्लेक्सिव हो गया। इफ
a comma b belongs to R, this imply that a minus b is divisible by 4। तो दिस इंप्लाई दैट क्या होगा, अगर तो a माइनस बी को डिवाइड करेंगे तो b माइनस ए इज ऑल्सो इज डिविजिबल बाय 4 होगा, इज डिविजिबल बाय 4। तो अगर a माइनस बी में 4 से भागता है तो b माइनस ए में भी 4 से भाग लगेगा। तो b कॉमा a belongs to R, hence R is symmetric relation, R is symmetric relation, R symmetric relation होगा। चूंकि AB है belongs to R, तो BC भी मतलब कि ये तुम्हारा हो गया AB है तो BA भी डिविजिबल ही होगा। जैसे कि A माइनस बी में डिवाइड करने पर अगर 2 आता है आंसर तो B माइनस ए में -2 आ जाएगा, तो वो डिविजिबल ही होगा। अब इसे ट्रांजिटिव प्रूव करने के लिए देखते हैं। If AB belongs to R, this implies that A minus B is equal to 4L, 4 into L कोई इंटीजर है, कोई भी 4 से गुना करेगा तो कोई भी इंटीजर आएगा। BC AB belongs to R, इसको इज इक्वल टू 4L, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो। BC belongs to R है, दिस इंप्लाई दैट B माइनस सी इज इक्वल टू 4 इंटू एम, ये भी सेकेंड इक्वेशन। m भी क्या हो गया, तो m इज इक्वल टू इंटीजर, m भी क्या है, इंटीजर है। तो 1 प्लस 2 कर देते हैं, 1 प्लस 2, तो a माइनस बी प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू 4L प्लस 4m। दिस इंप्लाई दैट a माइनस सी इज इक्वल टू 4 ब्रैकेट में L प्लस m। तो a माइनस सी हो गया तुम्हारा। तो दिस इंप्लाई दैट क्या चीज, ए सी में 4 से डिवाइड हो रहा है तो ए सी बिलोंग्स टू आर, हेंस आर इज ट्रांजिटिव रिलेशन, आर इज ट्रांजिटिव रिलेशन। तो चूंकि आर रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, हेंस आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, हेंस आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो ये तुमको जो है क्वेश्चंस तुम बना सकते हो, इसका क्वेश्चन और भी तुम्हारा जो है एक्सरसाइज में भी दिया हुआ है। इक्विवेलेंस रिलेशन में कौन तो क्वेश्चन यही पूछा जाएगा, कौन सा सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, या तुमको कहते हैं लॉजिकली तुम्हें, या इक्विवेलेंस रिलेशन है, ट्रांजिटिव, इक्विवेलेंट मतलब रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, इक्विवेलेंस, ये 4 रिलेशन में सारे क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो आई होप कि तुम्हारा जो ये कंसेप्ट का जो लेक्चर है जिसमें कि तुम्हें समझ में आ गया होगा। क्वेश्चंस को बनाओगे, जहां भी तुम्हें दिक्कत है उसमें तुमको राइट लैब के माध्यम से हमसे संपर्क करके कोई भी क्वेश्चंस पूछ सकते हो। तो इसमें आई होप कि तुमको जो है इसमें रिलेशन जो है क्लास 12 का जो मैथमेटिक्स का जो क्लास 12 का पहला लेक्चर है, आई होप कि तुम्हें समझ में आया होगा। तो इसी के साथ इस लेक्चर को समाप्त कर रहे हैं।